ब्लैक होल्स एक ऐसी दुनिया जिसने ब्रह्मांड की उत्पत्ति, डार्क मैटर और न जाने कितने रहस्यों को अपने अंदर समेटे बैठा है, जिसे समझने में वैज्ञानिकों के पसीने छूट गए। इवन इसकी सिर्फ एक तस्वीर लेने में एस्ट्रोनॉमर्स को कई दशकों तक मेहनत करना पड़ा, तब कहीं जाकर हमें ये तस्वीर मिली। लेकिन ब्लैक होल्स में ऐसी भी क्या बात है कि साइंटिस्ट्स नहा धोकर इसके पीछे ही पड़ गए हैं। और टाइम डायलेशन का ब्लैक होल से क्या लेना देना? वेल, लेट्स फाइंड आउट। सो हेलो एस्ट्रोकर्स, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए अंतरिक्ष की दुनिया में एक रोमांचक सफर पर जाने के लिए। ब्लैक होल्स ब्रह्मांड की सबसे विचित्र और रहस्यमयी ऑब्जेक्ट्स में से एक, जो हमारे सौर मंडल से 245.9 ट्रिलियन किलोमीटर दूर है। हमारे मिल्की वे गैलेक्सी का सेंटर सेजिटेरियस ए एक ब्लैक होल। इन ब्लैक होल्स का निर्माण तब होता है जब एक विशाल तारे में न्यूक्लियर फ्यूजन होना बंद हो जाता है। तब इसका बाहरी हिस्सा एक्सप्लोड हो जाता है, जिसे हम सुपरनोवा एक्सप्लोजन के नाम से जानते हैं। ये इतना तीव्र होता है कि तारे का केंद्र एक सिंगुलैरिटी में बदल जाता है और काफी कम एरिया में कंप्रेस्ड हो जाता है, जिससे एक ब्लैक होल का जन्म होता है। इन सुपर मैसिव ब्लैक होल्स को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि ब्लैक होल्स होते क्या हैं। ब्लैक होल्स ये वो जगह होती है जहाँ की ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होती है कि ये यूनिवर्स में सबसे फास्ट ट्रैवल करने वाले लाइट को भी ट्रैप कर लेती है और कभी बाहर निकलने नहीं देती। ब्लैक होल्स कई तरह के होते हैं, जैसे कि प्रिमोर्डियल ब्लैक होल्स, स्टेलर ब्लैक होल्स और सुपर मैसिव ब्लैक होल्स। सबसे पहले जानते हैं प्रिमोर्डियल ब्लैक होल्स के बारे में। ये ऐसे ब्लैक होल्स होते हैं जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के तुरंत बाद बने थे, जब यूनिवर्स बहुत ही हॉट, डेंस एंड श्रिंक्ड था। बिग बैंग के बाद शुरुआती के कुछ सेकंड्स ब्रह्मांड बहुत ही उथल पुथल से भरा हुआ था। इस दौरान अत्यधिक ऊर्जा और घनत्व के कारण छोटे क्षेत्रों में भारी मात्रा में पदार्थ इकट्ठा हो गए, जिससे गुरुत्वाकर्षण बहुत ही अधिक हो गया और इन क्षेत्रों में ब्लैक होल्स का निर्माण हुआ। ये आकार में बहुत ही छोटे भी हो सकते हैं और विशाल भी, परंतु आज तक प्रिमोर्डियल ब्लैक होल्स के कोई भी पक्के सबूत नहीं मिले हैं। इवन ऐसा क्यों है, इसका अंदाजा आप खुद भी लगा सकते हैं कि हमें ब्लैक होल्स की एक तस्वीर लेने में सदियों लग गई, बिकॉज यूनिवर्स की गहराई में झांकने के लिए हम अभी भी टेक्नोलॉजी वाइज उतने एडवांस नहीं हुए हैं। लेकिन हाँ, प्रिमोर्डियल ब्लैक होल्स का अध्ययन हमें ब्रह्मांड की प्रारंभिक अवस्था के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दे सकता है। ये ब्लैक होल्स ब्रह्मांड की संरचना और डार्क मैटर की पहेली को भी समझने में मदद कर सकता है, क्योंकि कुछ वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि डार्क मैटर का हिस्सा इन्हीं प्रिमोर्डियल ब्लैक होल से बना हो सकता है। दूसरे टाइप का ब्लैक होल है स्टेलर ब्लैक होल्स। ये सबसे सामान्य प्रकार के ब्लैक होल्स होते हैं। इसका निर्माण तब होता है जब किसी स्टार के बाहरी हिस्से में सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है और उसका सेंटर हाईली डेंस पॉइंट में श्रिंक्ड हो जाता है, और यही डेंस पॉइंट स्टेलर ब्लैक होल्स कहलाता है। इसका मास सन के मास का 5 to 20 टाइम्स होता है और इनका इवेंट होराइजन यानी वह सीमा जहाँ से कुछ भी लौटकर वापस नहीं आ सकता, लगभग 30 किलोमीटर का होता है। नाउ सुपर मैसिव ब्लैक होल्स ये वो ब्लैक होल्स होते हैं जिनका द्रव्यमान हमारे सूर्य से लाखों से लेकर अरबों गुना तक हो सकता है। ये ब्लैक होल्स बहुत बड़े होते हैं और ज्यादातर गैलेक्सी के सेंटर में ही पाए जाते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में जो ब्लैक होल है सेजिटेरियस ए, वो भी एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है। इसका मास हमारे सन के मास से 4 मिलियन टाइम्स ज्यादा है और ऐसे ब्लैक होल्स का इवेंट होराइजन बहुत बड़ा होता है। ये लाखों किलोमीटर तक फैली हो सकती है। हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में जो ब्लैक होल है उसका इवेंट होराइजन लगभग 12 मिलियन किलोमीटर चौड़ा है। इसके चारों ओर जो ये चमकीली डिस्क दिख रही है, इसे एक्रीशन डिस्क कहते हैं। जब कोई स्टार ब्लैक होल के करीब जाता है तो उसके मैसिव ग्रेविटी के कारण स्टार के गैस और डस्ट क्लाउड के पार्टिकल्स चारों ओर तेजी से घूमने लगते हैं और फ्रिक्शन के कारण इसका तापमान काफी ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे बहुत ज्यादा एनर्जी जनरेट होती है जो एक्स रे, गामा रेज एंड रेडियो वेव्स के फॉर्म में रिलीज करते हैं। इसे हम पृथ्वी से भी देख सकते हैं और इसके एनालिसिस से ब्लैक होल के बारे में बहुत कुछ पता लगाया जा सकता है, लाइक ब्लैक होल का मास, साइज और उसके एक्रीशन डिस्क के बारे में। सेजिटेरियस ए की खोज 1974 में की गई थी, जब वैज्ञानिकों ने गैलेक्सी के सेंटर से आ रहे इन रेडियो वेव्स को एनालाइज किया। इन रेडियो वेव्स के एनालिसिस से पता चला कि हमारे आकाश गंगा के केंद्र में कुछ तो ऐसा है जो अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न कर रहा है। और वर्षों की मेहनत के बाद 2002 में वैज्ञानिकों ने पहली बार इन ब्लैक होल्स के प्रभाव को सीधे तौर पर देखा, जब उन्होंने H2 स्टार के ऑर्बिट को स्टडी किया और फाइनली 2019 में इवेंट होराइजन टेलीस्कोप की मदद से एक ब्लैक होल की पहली तस्वीर ली गई थी। ये ब्लैक होल हमसे 55 मिलियन लाइट ईयर्स दूर एक इलेप्टिकल गैलेक्सी M87 में लोकेटेड है। हालांकि सुपरमैसिव ब्लैक होल्स का निर्माण कैसे होता है इसे अभी तक पूरी तरह से समझा नहीं जा सका है, लेकिन इसके लिए कई सारी हाइपोथेसिस हैं। लाइक एक हाइपोथेसिस के अनुसार सुपरमैसिव ब्लैक होल्स का निर्माण तब होता है जब कई सारे छोटे छोटे ब्लैक होल्स आपस में मर्ज हो जाते हैं, तब एक सुपरमैसिव ब्लैक होल का जन्म होता है।
है। वहीं एक दूसरी हाइपोथेसिस कहती है कि शुरुआती ब्रह्मांड में मौजूद विशाल गैस और धूल के बादल अपने ही गुरुत्वाकर्षण के कारण कोलैप्स कर गए होंगे, जिससे सीधे एक सुपरमैसिव ब्लैक होल का निर्माण हुआ होगा। जबकि एक और तरह की हाइपोथेसिस है। इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले यूनिवर्स में एग्जिस्ट करने वाले छोटे छोटे ब्लैक होल्स ने अपनी आसपास की चीजों को तेजी से निगलकर अपना मास बढ़ा लिया और एक सुपरमैसिव ब्लैक होल में बदल गए होंगे। ओवरऑल यहाँ पर बहुत से इफ्स और बट्स हैं और फिलहाल पक्के तौर पर कुछ भी कहना मुश्किल है। अब जैसा कि आपको पता है, पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर 365 दिनों में पूरा करता है। ठीक वैसे ही हमारा ये पूरा सौर मंडल हमारे आकाश गंगा मिल्की वे गैलेक्सी का चक्कर लगा रहा है। और आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि हमारे सौर मंडल को मिल्की वे गैलेक्सी का सिर्फ एक चक्कर पूरा करने में 23 से 25 करोड़ सालों का समय लगता है। इस समय अवधि को गैलेक्टिक ईयर या कॉस्मिक ईयर भी कहा जाता है। अब जैसा कि आप जानते हैं, हमारा सौर मंडल 4.6 बिलियन ईयर्स पुराना है और सौर मंडल को मिल्की वे गैलेक्सी का एक चक्कर लगाने में 230 से 250 मिलियन ईयर्स लगते हैं। यानी इस हिसाब से हमारे सौर मंडल ने अभी तक सिर्फ 18 से 20 बार ही मिल्की वे गैलेक्सी का चक्कर लगाया है। इट्स रियली फैसिनेटिंग, राइट? नाउ हम सेजिटेरियस ए से 26 लाइट ईयर्स के डिस्टेंस पर हैं, परंतु क्या होता अगर हम इसके नजदीक होते तो? जैसे जैसे हम ब्लैक होल्स के नजदीक जाते जाएंगे, वैसे ही हमारे आसपास का समय भी धीमा होता चला जाएगा। ठीक वैसे ही जैसा कि आपने इंटरस्टेलर मूवी में देखा होगा कि मिलर्स प्लेनेट पर 1 घंटा पृथ्वी के 7 सालों के बराबर था। ब्लैक होल के करीब होने के कारण मिलर्स प्लेनेट एंड अर्थ के स्पेस एंड टाइम में एक बड़ा अंतर देखने को मिला, जो स्पेस फैब्रिक में आए कर्व के कारण उत्पन्न हुआ है, जिसे विज्ञान की भाषा में टाइम डायलेशन कहते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन के जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार जब कोई ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड के करीब जाता है, वैसे ही उस ऑब्जेक्ट के लिए टाइम स्लो होता जाता है। वहीं ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन के अनुसार जब कोई ऑब्जेक्ट एक बड़े ग्रेविटेशनल फील्ड में एंटर करता है, तो उसका टाइम एंड स्पेस दोनों स्लो हो जाता है। अब टाइम स्लो होने से मेरा मतलब ये नहीं है कि आपके फंक्शन स्लो हो जाएंगे, ये ऑब्जर्वर के लिए है। जब कोई ऑब्जर्वर ब्लैक होल के पास किसी ऑब्जेक्ट को देखेगा, तो उसे ऐसा लगेगा कि उस ऑब्जेक्ट के लिए समय धीमी गति से चल रहा है। वहीं दूसरी ओर ब्लैक होल के पास मौजूद वस्तु के लिए समय सामान्य रूप से ही चलता हुआ महसूस होगा। इट मींस दोनों ही जगह टाइम एंड स्पेस डिफरेंट है। एक थियरी के अकॉर्डिंग ब्लैक होल्स वर्म होल्स से जुड़े हो सकते हैं, जो स्पेस एंड टाइम में 2 अलग अलग बिंदुओं को जोड़ता है। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि वर्म होल्स ब्लैक होल्स से कैसे अलग होते हैं और क्या ये टाइम ट्रैवल के कंसेप्ट को सच साबित कर सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे एक लाइक कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे विज्ञान के एक नए सफर में। तब तक के लिए बाय।